सुबह का वक्त है। तकरीबन 55-56 साल का एक कांस्टेबल शुक्ला हाथ में लिफाफा लिए हुए एंटर करता है। एंटर करने के तुरंत बाद आवाज लगाता है, अविनाश साहब कहाँ हैं? अविनाश इंस्पेक्टर के केबिन से निकलते हुए कांस्टेबल को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर पूछता है, क्या हुआ शुक्ला जी, सब खैरियत तो है? शुक्ला जी, खैरियत ही तो नहीं है साहब, कुछ खैरियत नहीं है। अविनाश, ऐसा क्या हो गया? अविनाश शुक्ला के हाथ में लिफाफा देखकर पूछता है, आपके हाथ में ये लिफाफा कैसा है? शुक्ला जी, यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। अविनाश, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया क्या? शुक्ला जी, मेरा नहीं, आपका ट्रांसफर ऑर्डर है। अविनाश थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर? पर अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने ज्वाइन किया है। शुक्ला जी, वही तो, अभी तो आपकी उम्र ही क्या थी? अविनाश, अरे शुक्ला जी चिंता मत कीजिए, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया है ट्रांसफ़र तो चला जाऊंगा मैं। नौकरी करनी है चाहे यहाँ हो या कहीं और, क्या फ़र्क पड़ता है? शुक्ला जी, फ़र्क पड़ता है साहब, फ़र्क पड़ता है। ये कोई मामूली ट्रांसफ़र नहीं है, ये आपकी मौत का फरमान है। अविनाश शौक होते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो शुक्ला जी? शुक्ला जी, मैं बकवास नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ ताकि आने वाली अनहोनी से आप सावधान हो सकें। अविनाश, शुक्ला जी बातें घुमाइए मत, जो कहना है साफ साफ कहिए। शुक्ला जी, चलिए साहब के केबिन में, वही बताएंगे आपको साफ साफ। कट टू इंस्पेक्टर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर अविनाश का ट्रांसफर ऑर्डर पढ़ रहा है। अविनाश और शुक्ला इंस्पेक्टर सिंह के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर पढ़ने के बाद अविनाश की तरफ मुखातिब होते हुए इंस्पेक्टर सिंह बोलते हैं, मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था यहाँ के लिए। शुक्ला एक्सट्रीम शॉक होते हुए कहता है, आपने रिकमेंड किया था? शुक्ला अविनाश की तरफ मुड़ते हुए कहता है, साहब आपने बड़े साहब का कुछ बिगाड़ा है क्या? शुक्ला बहुत धीमी आवाज में आगे कहता है, कहीं सर की बेटी बेटी को तो। इंस्पेक्टर सिंह ये सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, शुक्ला। शुक्ला सफाई देते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था सर, मैं तो बस यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया है अविनाश साहब ने कि आपने इन्हें सीधा मौत की वादी भेजने के लिए रिकमेंड कर दिया। इंस्पेक्टर सिंह, तुम बाहर जाओ शुक्ला, मुझे अविनाश से अकेले में कुछ बात करनी है। शुक्ला जी, हमारे सामने ही कर लो सर, हम कुछ नहीं कहेंगे। इंस्पेक्टर सिंह, क्या कर लो? शुक्ला जी, वही जो हमारे पीछे में करना चाहते हो। इंस्पेक्टर सिंह, मैं क्या करना चाहता हूँ? शुक्ला जी, हमें क्या पता क्या करना चाहते हो अकेले में। अविनाश की ओर मुड़ते हुए कहता है, कहीं इनको तो धोखा वोखा नहीं दे दिया? अविनाश हल्के से हंसी रोकते हुए हंसता है। इंस्पेक्टर डांटते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शुक्ला, बाहर निकलो अभी के अभी, वरना अविनाश के बदले तुम्हारे नाम का ऑर्डर आएगा। शुक्ला जी, 20 साल से रेजिग्नेशन लेटर तैयार किए बैठे हैं, जिस दिन ट्रांसफर आया वहां उसी दिन रेजिग्नेशन लेटर लाकर रखेंगे आपकी सीट पर। इंस्पेक्टर सिंह, और रेजिग्नेशन के बाद क्या करोगे? शुक्ला जी, चोरी, डकैती, भीख, जिंदा रहूंगा तो कुछ भी कर लूंगा। ये कहते हुए शुक्ला केबिन के बाहर चला जाता है। इंस्पेक्टर सिंह, अविनाश तुम डरो मत, शुक्ला बुढ़ापा पूरी तरीके से आने से पहले ही सटिया गया है। अविनाश, सर पर वहां ऐसा है क्या जिस वजह से शुक्ला जी इतना डरे हुए हैं? इंस्पेक्टर सिंह, शुक्ला ही नहीं, सारा पुलिस डिपार्टमेंट उस जगह के नाम से ऐसे ही कांपता है। अविनाश, ऐसा क्या है वहाँ? इंस्पेक्टर सिंह, लोगों का कहना है कि वहाँ भूत रहते हैं। अविनाश जोर से हंसते हुए कहता है, भूत? मैं तो खामखा डरने लग गया था, मुझे लगा कोई बड़ा गैंगस्टर या डाकू रहता होगा जो पुलिस वालों को निशाना बनाता होगा, पर ये लोग तो भूत से डर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उससे डरना कैसा? इंस्पेक्टर सिंह, डरने वाली बात ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि वहां भूत है, डरने वाली बात यह है कि पिछले 20 सालों में जो भी वहां थाना इंचार्ज बनकर गया, जिंदा नहीं लौटा। यह सुनकर अविनाश के चेहरे का रंग उड़ सा जाता है। इंस्पेक्टर सिंह, पर मुझे यकीन है कि वहां कोई भूत वूत नहीं है, ये सब कहानियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि पुलिस उस गांव से दूर रहे, जिससे वहां आराम से ड्रग्स की खेती की जा सके। अविनाश, पर सर इतने सारे पुलिस वाले मारे गए पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इंस्पेक्टर सिंह, हर डेथ के बाद इन्वेस्टिगेट किया गया पर कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि सारे पुलिस वालों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसकी वजह शायद उनके अंदर का डर था।
वो कहीं ना कहीं इन सब कहानियों पर विश्वास करते थे। उनके इसी डर को उनके अगेंस्ट हथियार बना के यूज़ किया गया और उनको इस हद तक डराया गया कि उनकी डेथ हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं वहां कोई ऐसा इंसान जाए जो प्रैक्टिकल हो और इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हो। इसलिए मैं खुद वहां जाना चाहता था इंचार्ज बनकर। तुमसे पहले मैंने अपना ही नाम दिया था, पर अपने इस थाने के लिए शायद कोई दूसरा योग्य इंचार्ज नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे वहां भेजने से मना कर दिया। फिर मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। अविनाश: ठीक है सर, मैं जाऊंगा वहां और देखता हूं ऐसा कौन सा भूत है जो 20 साल से लोगों को डरा रहा है। इंस्पेक्टर सिंह: तुम्हें वहां भेजने की एक और वजह भी थी। अविनाश: क्या सर? इंस्पेक्टर सिंह: मुझे पता है तुम काफी दिल लगाकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पर यहाँ काम के लोड के चलते ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। पर वहाँ ना काम है ना लोड, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए वहाँ टाइम ही टाइम होगा। अविनाश खुश होकर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इट मीन्स अ लॉट। इंस्पेक्टर सिंह मुस्कुराते हैं। कट टू शुक्ला और अविनाश चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे हैं, जहां अविनाश शुक्ला को बता रहा है कि इंस्पेक्टर सिंह से केबिन में उसकी क्या बात हुई। अविनाश की बात सुनकर शुक्ला हैरान होते हुए बोलता है, तुमने सिंह सर को तुम्हारा ट्रांसफर वहां कराने के लिए थैंक यू बोला? अविनाश: और क्या नहीं कहेंगे, उन्होंने इतना सोचा हमारे लिए। शुक्ला जी: मैं तो आपको काफी समझदार समझता था, पर आज पता चला आप तो एक नंबर के चू। अविनाश के चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन आते देख शुक्ला अपनी बात को बदलते हुए कहता है, चुने हुए आदमी हो, इस ट्रांसफर के लिए एक नंबर के चुने हुए आदमी हो। आप जाओ वहां वहां जाकर अपने ट्रांसफर का आनंद लो, पर वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। ये कहकर शुक्ला कुछ सेकंड्स सोचने के बाद कहता है, अच्छा सुनो, एक काम करना, वहां जाकर हमें भूल ही जाना। अविनाश हंसते हुए कहता है, नहीं शुक्ला जी, आपको कैसे भूल सकता हूं? अगर वहां मर भी गया तब भी भूत बन के आपको याद करता रहूंगा और आपसे मिलने आया करूंगा। शुक्ला डरते हुए कहता है, साला भूत के चक्कर में हम वहां नहीं जाना चाहते हैं और तुम भूत बन के यहीं चले आओगे? कमाल हो भाई, हमसे क्यों मिलने आओगे? जिसने ट्रांसफर कराया है उसको मिलो, उसको तो थैंक यू बोल के आ रहे हो, और हमें आपकी फिक्र है तो हमें डराने आओगे। साला भलाई का जमाना ही नहीं है। अविनाश हंसता है, फिर हंसी रोकते हुए पूछता है, अरे इन सब चक्करों में मैं पूछना ही भूल गया, उस जगह का नाम क्या है? शुक्ला जी: भूतपुर। अविनाश: भूतपुर? ये कैसा नाम है? शुक्ला जी: बिल्कुल सही नाम है, ताकि नाम सुनकर ही लोगों को समझ आ जाए और ऐसी जगह जाने से बचें, पर अकल के अंधे लोग तब भी ओखली में सड़ देने पहुंच ही जाते हैं। अविनाश गुस्से से घूरता है। शुक्ला सफाई देते हुए कहता है, साहब आपको नहीं कह रहा था मैं। कट टू दोपहर का समय है, बस रुकती है, कंडक्टर आवाज लगाता है, भूतपुर भूतपुर। अविनाश सो रहा है। कंडक्टर अविनाश को झंझोड़ते हुए कहता है, उठो भाई, भूतपुर आ गया। अविनाश बस के बाहर झांकते हुए कहता है, पर यहां तो चारों तरफ जंगल है। कंडक्टर: यहां से 10 किलोमीटर चलकर जाना पड़ेगा। अविनाश: चलकर जाना पड़ेगा मतलब? कंडक्टर: इसके आगे से भूतपुर की सीमा शुरू होती है। इस मनहूस सीमा में कोई भी बाहर का वाहन प्रवेश नहीं करता है। ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे चलकर ही जाना पड़ेगा। अविनाश अपना पुलिस का आई कार्ड निकालते हुए कहता है, शराफत से गाड़ी लेकर चलो, मैं थाना प्रभारी हूं भूतपुर का। यह सुनकर बस में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। कंडक्टर: तुम थाना प्रभारी हो भूतपुर के? अविनाश थोड़ा रुआब दिखाते हुए कहता है, हाँ। कंडक्टर गुस्से में अविनाश का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, तो अभी उतर, जल्दी फटाफट, साला खुद तो मरेगा साथ में हमको भी मरवाएगा। अविनाश: ये क्या गुंडागर्दी है? अगर 10 किलोमीटर पहले उतारना था तो बैठाने से पहले बताना चाहिए था ना। कंडक्टर: अगर मुझे पता होता तू थाना प्रभारी है तो बैठाना छोड़, मैं तुझे बस में पैर भी नहीं रखने देता। कंडक्टर कॉलर पकड़ते हुए कहता है, उतरता है या फेंकूं तुझे नीचे? बस में पीछे बैठी महिला बीच में बोलती है, अरे कंडक्टर साहब, गुस्सा मत करो, वैसे भी बेचारा कुछ दिन का ही मेहमान है। एक तकरीबन 17-18 साल का यंग लड़का पीछे से आता है और एक्साइटमेंट में अविनाश से पूछते हुए कहता है, आप भूतपुर के थाना प्रभारी हो? अविनाश: हाँ। लड़का: मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अविनाश खुश होकर कंडक्टर को लुक देते हुए कहता है, हाँ हाँ ले लो। लड़का मोबाइल निकाल कर फोटो लेता है। अविनाश लड़के से मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम भी थाना प्रभारी बनना चाहते हो? लड़का:
अरे नहीं, ये फोटो तो हमने इसलिए लिया है कि जब आप मर जाओगे तो फेसबुक पर ये फोटो डालेंगे, खूब लाइक्स मिलेंगे। देखना, फोटो डालते ही पूरे गांव में झट से वायरल हो जाएगी। अच्छा, एक उदास चेहरा बनाकर भी फोटो ले लेते हैं। लड़का सेल्फी लेने के लिए फिर से मोबाइल ऊपर करता है। अविनाश लड़के के सर पर हाथ मारते हुए कहता है, भाग यहाँ से। कट टू। दिन ढलने को है। अविनाश अपना सारा सामान लिए पैदल पैदल गांव की ओर बढ़ रहा है। अविनाश, कैसा गांव है, बंदा तो छोड़ो, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा। पता नहीं अभी और कितना चलना पड़ेगा। कट्टू। अविनाश को थाने पहुंचते पहुंचते रात हो गई है। अविनाश थाने में एंटर करता है। थाने में भी सन्नाटा पड़ा है। अविनाश इधर उधर देखता है पर कोई दिखाई नहीं देता। अविनाश, कोई है, कोई है क्या यहाँ पे? काफी आवाज लगाने के बाद अविनाश देखता है कि लॉकअप का दरवाजा काफी जोर से आवाज करके खुलता है। अविनाश डरते हुए कहता है, कौन है, कौन है मां? अविनाश धीरे धीरे डरते हुए लॉकअप की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो लॉकअप के करीब पहुंचता है, उसके अंदर से कच्चा बनियान पहने एक आदमी निकलता है। अविनाश गुस्सा करते हुए पूछता है, कौन हो तुम? आदमी अविनाश से ज्यादा गुस्से में जवाब देता है, तुमरे बाप हैं, तुमरी अम्मा नहीं बताई तुमको? साला हमरे थाने में आके हम ही से पूछ रहा है कि कौन है, तुम कौन हो बे? अविनाश, मैं इस थाने का नया प्रभारी हूँ। आदमी, ठीक है, सुबह आना। अविनाश, सुबह आना मतलब? तुमने पी रखी है क्या? तुमने सुना नहीं मैं यहाँ का नया इंचार्ज हूँ? आदमी अटेंशन होते हुए कहता है, अरे सॉरी साहब, हम सुने नहीं थे। तुमको क्या लग रहा है हम ऐसा कहेंगे? कद्दू, यहाँ कोई इंचार्ज विंचार्ज नहीं होता है, यहाँ जो भी है हम हैं। अब इतनी दूर से मरने आ ही गए हो तो साइड वाले लॉकअप में सोहनलाल की मच्छरदानी लगी होगी, उसमें जाकर लेट जाओ, सुबह बात करेंगे। ये कहकर मोटा आदमी वापस लॉकअप में जाकर सो जाता है। कट टू। अगली सुबह अविनाश सोकर उठता है और अंगड़ाई लेते हुए लॉकअप से बाहर निकलता है, जहां उसको रात मिला हुआ मोटा आदमी मोहनलाल और उसका भाई सोहनलाल दिखते हैं। अविनाश, आप लोग यहाँ किस पोस्ट पर हैं? मोहनलाल, सिपाही, हवलदार, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, फलाना ढिमाका और जो भी होता है सब हम ही हैं। शॉर्ट में ये समझ लो कि ये हमारा गोवा है और हम यहाँ के जयकांत शिकरे। ये कहकर मोहन अपना गमछा उठाकर चलने लगता है और जाते हुए कहता है, सोहन, घनश्याम से पूछकर बता दे कितने दिन रह गए हैं प्रभारी साहब के पास। सोहनलाल अविनाश को समझाते हुए कहता है, अरे साहब, बुरा मत मानिए, मोहन थोड़ा अलग मिजाज का आदमी है। अविनाश, कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ मैं, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम ये बताओ, ये घनश्याम कौन है? सोहनलाल, लंबी कहानी है साहब, आप हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, नाश्ता करते करते आपको सब बताता हूँ। कट टू। अविनाश और सोहन बाहर टेबल और कुर्सियाँ डालकर धूप लेते हुए नाश्ता कर रहे हैं। चाय का एक सिप लेकर अविनाश कहता है, अब शुरू से बताओ कि आखिर मामला क्या है? सोहनलाल, आज से तकरीबन 50 साल पहले चंद्रकली ने हमारे गांव के उस वक्त के प्रधान यशवंत ठाकुर के घर जन्म लिया। चंद्रकली यशवंत जी की दूसरी बेटी थी। चंद्रकली हर चीज में अपनी बहन से बहुत आगे थी, सिवाय सुंदरता के। और गांव में एक लड़की के लिए सारे हुनर बेकार हैं अगर वो सुंदर नहीं है। चंद्रकली जब 15 साल की थी तो उसे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा मिले। उन्होंने चंद्रकली को बताया कि एक बहुत कठोर तपस्या है, अगर वो दिल से तपस्या करने में कामयाब हुई तो वो सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर जितना वो सोच भी नहीं सकती। चंद्रकली सब कुछ छोड़कर तपस्या में लग गई और 10 साल कठोर तपस्या करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब चंद्रकली को उसकी मेहनत का फल मिला। चंद्रकली इतनी ज्यादा सुंदर हो चुकी थी जितनी गांव में तो क्या पूरे देश में भी कोई दूसरी स्त्री नहीं होगी। चंद्रकली की आंखों में ऐसा तेज उत्पन्न हो गया था कि कोई चंद्रकली से जल्दी से आंखें भी नहीं मिला पाता था। गांव के आदमी उसकी एक झलक देखने को तरसते थे। दिन भर उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी। चंद्रकली प्रकृति के दिए सौंदर्य के उपहार का नाजायज फायदा उठाने लगी। उसे शादीशुदा लोगों का घर तुड़वाने में मजा आने लगा। गांव के लगभग हर घर में चंद्रकली को लेकर झगड़े होने लगे और बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। बूढ़े, बच्चे, जवान सब चंद्रकली की सिर्फ एक झलक पाने के लिए दिन भर उसकी चौखट पर बैठे रहते थे।
ऐसा लगने लगा था मानो चंद्रकली अपने चाहने वालों का एक अलग साम्राज्य ही बना लेगी। गांव की सारी महिलाएं मिलकर साधु बाबा के पास गईं। साधु बाबा ने चंद्रकली को समझाया कि वो कोई एक मर्द पसंद करके उससे शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ले, पर हुस्न के नशे में चूर चंद्रकली ने बाबा की बात नहीं मानी। बाबा ने शादीशुदा मर्दों को चंद्रकली के चंगुल से बचाने के लिए गांव वालों को एक वरदान दिया कि अब से गांव की हर एक महिला, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी या जवान, वो सब चंद्रकली जैसी हो जाएंगी। यही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में भी इस गांव में जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी सब चंद्रकली जितनी ही खूबसूरत होंगी। बाबा के इस वरदान के बाद शादीशुदा मर्द तो चंद्रकली से बच गए, पर कुंवारे लड़के अभी भी उसके मुरीद थे। जब कई लड़कों ने चंद्रकली के प्यार में पड़कर अपनी जान दे दी, तब बाबा ने क्रोध में आकर चंद्रकली को श्राप दिया और चंद्रकली अपने पुराने रूप में वापस आ गई। लोग बताते हैं कि उसके बाद से चंद्रकली को खुद से नफरत हो गई। उसने जिंदगी में कभी दोबारा दर्पण नहीं देखा और जंगलों में चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रकली अभी भी जिंदा है और जंगलों में आज भी तपस्या कर रही है, और कुछ का कहना है कि चंद्रकली ने तभी जंगलों में जाकर अपनी जान दे दी थी। अविनाश, वाह क्या कहानी है। गांव के लोगों को खेतीबाड़ी छोड़कर लेखक का काम करना चाहिए, क्योंकि कहानी बनाने में गांव के लोग बहुत आगे रहते हैं। सोहनलाल, आपको ये सब कहानी लग रही है? अविनाश, और नहीं तो क्या, वरना चंद्रकली थाना प्रभारियों को क्यों मार रही होती? बेचारे थाना प्रभारी का उससे क्या लेना देना? सोहनलाल, थाना प्रभारी को चंद्रकली नहीं रूपा मारती है। अविनाश, ये रूपा कौन है? अब सोहनलाल अपने मोबाइल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का फोटो दिखाता है। अविनाश, ये है रूपा? सोहनलाल, है नहीं, थी। अविनाश, क्यों, ये भी जंगल चली गई क्या? सोहनलाल, नहीं, इसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया। अविनाश, पर क्यों? सोहनलाल, साधु बाबा ने जब गांव की महिलाओं को सुंदरता का वरदान दिया था तो कोई चंद्रकली की तरह अपनी सुंदरता का गलत उपयोग ना करे, इसलिए एक शर्त भी रखी थी। अविनाश, कैसी शर्त? सोहनलाल, हर लड़की को अपना सौंदर्य केवल अपने पति के लिए ही संभाल कर रखना होगा। अगर कोई भी स्त्री किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाती है तो उसको सारे गांव वालों को मिलकर जिंदा जलाना होगा। यही नहीं, अपनी सुंदरता की रक्षा की जिम्मेदारी भी खुद महिलाओं की ही थी। अगर कोई पापी इंसान किसी महिला का बलात्कार भी कर देता है तब भी उस महिला को जिंदा जलाना पड़ेगा, और अगर गांव वाले उस महिला को नहीं जलाते हैं तो गांव पर एक प्रलय आएगा। ऐसा प्रलय जिसके बाद इस गांव में जीवित प्राणी के नाम पर एक चिड़िया भी नहीं बचेगी। उस वक्त की महिलाओं ने सुंदरता के लालच में सारी शर्तें स्वीकार तो कर लीं, पर उस सुंदरता के वरदान की कीमत रूपा को चुकानी पड़ी। अविनाश, ये कैसे एंटी फेमिनिस्ट रूल बना के गए हैं आपके बाबा? शहर में होते तो इनके विरोध में रैलियां निकल जाती। खैर, ये बताओ कि रूपा कैसे मरी और वो थाना प्रभारियों को क्यों मारती है? सोहनलाल, आज से तकरीबन 17 वर्ष पहले 16 साल की कमसिन रूपा अपने पिता घनश्याम को ढूंढती हुई थाने पहुंची। कुछ दिन पहले ही नए थाना प्रभारी ने चार्ज संभाला था। उसे आपकी तरह गांव के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वो रूपा का हुस्न देखकर अपना आपा खो बैठा और उसने रूपा का बलात्कार कर दिया। प्रभारी तो बलात्कार करके गांव छोड़कर भाग गया, पर बाबा से किए हुए वादे के अनुसार गांव वालों ने रूपा को जलाने का फैसला कर लिया। रूपा, उसकी बहन और उसके पिता गांव वालों से रहम की भीख मांगते रहे, पर गांव वालों ने रूपा को जिंदा जला दिया। तब से रूपा की आत्मा किसी भी नए थाना प्रभारी को जिंदा नहीं छोड़ती। अविनाश, यार ये तुम गांव वालों की कहानियों में भूत चुड़ैल तो खूब होते हैं, पर लॉजिक नहीं होता। पहले तो वो तुम्हारा एंटी फेमिनिस्ट बाबा अनाप शनाप नियम बनाकर चला गया, फिर तुम गांव वालों ने बिना मतलब उस बेचारी रूपा को जला डाला, और अब अनपढ़ रूपा जिस तरह जानी दुश्मन का भूत लाल जोड़ा देखकर नई दुल्हन को मारता था, वैसे ही ये नई वर्दी देखकर नए प्रभारी को मारती है। मतलब मर गई पर अक्ल अब भी नहीं आई। जिसने गलत किया वो तो भाग गया, बाकी जो बेकसूर हैं उनसे बदला ले रही है। क्या बेवकूफ़ी कहानी है। सोहनलाल, मत मानो साहब, आपसे पहले जो प्रभारी थे वो भी इसे झूठी कहानी बताते थे। फिर एक दिन सुबह हमने आकर देखा तो यहीं जहां आप बैठे हैं यहीं उनकी लाश पड़ी थी। अविनाश, डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? सोहनलाल,
नहीं, हम तो बस आगाह कर रहे हैं। हम अभी हाथ धोकर आते हैं, फिर आपके सारे सामान इत्यादि का प्रबंध कर देंगे। अविनाश, ठीक है। सोहनलाल बाहर की तरफ जाता है। अविनाश अपना नाश्ता खत्म कर रहा है। अविनाश सर झुकाकर मैगी खा रहा है ताकि उसका सूप कपड़ों पर ना गिरे। अविनाश सर झुकाए हुए ही देखता है कि कोई लड़की आई है उससे मिलने। अविनाश को अभी तक केवल उसका लहंगा दिखा है। अविनाश सर उठाता है और लड़की को देखकर अविनाश जोर से चिल्लाता है, क्योंकि ये लड़की रूपा ही है। सोहनलाल भागा भागा आता है। सोहनलाल, क्या हुआ साहब? अविनाश डरते हुए रूपा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रूपा? सोहनलाल, अरे साहब डरिए मत, ये रूपा नहीं, उसकी बहन रेखा है। अविनाश, पर ये तो सेम फोटो वाली लड़की की तरह दिख रही है। रेखा, जी, रूपा मेरी जुड़वा बहन थी। रेखा सोहनलाल से पूछती है, काका हमारे पिताजी तो नहीं आए इधर? सोहनलाल, नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आया घनश्याम। रेखा, अच्छा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सुबह से नहीं मिल रहे। अगर आपको दिखे तो उन्हें बोलना मैं उनको ढूंढ रही हूँ। सोहनलाल, ठीक है बेटा। रेखा थाने से बाहर चली जाती है। सोहनलाल, रूपा की मौत के बाद इसके पिता घनश्याम ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो दिन भर गांव में पागलों की तरह इधर से उधर घूमता रहता है और इस बेचारी की जवानी अपने पिता को संभालने में ही गुजर रही है। अविनाश, ये वही घनश्याम है जिसकी बात मोहन कर रहा था? सोहनलाल, जी साहब। लोग कहते हैं कि रूपा उसको दिखती है और जब भी रूपा किसी नए प्रभारी को मारने वाली होती है तो पहले वो घनश्याम को बता देती है। आज तक घनश्याम का कहा कभी गलत नहीं हुआ। वो जब जब जिसको कहता है तब तब वो व्यक्ति ज़रूर मरता है। कट टू। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त है। अविनाश सोने की तैयारी कर रहा है। अविनाश पलंग पर लेटते हुए कहता है, साला पूरा गांव मिलके एक इंसान को दिन भर डराओगे तो बेचारे इंसान को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा? अविनाश चादर ओढ़कर सो जाता है। कुछ देर बाद आधी रात का वक्त है। अविनाश गहरी नींद में सो रहा है। तेज हवा चलने से अविनाश के कमरे की खिड़की खुल जाती है। खिड़की से तेज हवा आने से कमरे में रखे बर्तन गिर जाते हैं। उसके शोर से अविनाश की आंख खुलती है। अविनाश उठकर गिरे हुए बर्तनों को उठाते हुए कहता है, इस गांव में लोग कम है क्या डराने के लिए, जो तुम भी आधी रात में गिरकर डरा रहे हो? अविनाश बर्तन उठाकर उनकी जगह पर रखता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा। अविनाश तुरंत पलट कर देखता है, पर पीछे कोई नहीं है। अविनाश खिड़की बंद करने जाता है। उसको महसूस होता है कि खिड़की से अविनाश के कमरे में कोई झांकने का प्रयास कर रहा है। अविनाश, कौन है वह? अविनाश डरते डरते खिड़की की तरफ बढ़ता है। जैसे ही अविनाश धीरे से खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, धड़ाधड़ जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अविनाश डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और डरते हुए आवाज़ लगाता है, कौन? मोहनलाल, तुम हो क्या? अविनाश दरवाजे के पास खड़ा कंफ्यूजन में सोचता है कि दरवाज़ा खोलूं कि नहीं। इतने में फिर से धड़ 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 जोर से दरवाज़ा खटखटता है। अविनाश हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है। अविनाश देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ दूर से दूर तक कोई भी नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा। थोड़ी दूर कुत्ते और बिल्ली दोनों की साथ में रोने की आवाज़ आ रही है। अविनाश दरवाज़ा बंद करता है और डरते हुए अपने पलंग पर जाकर लेट जाता है। कट टू। सोहनलाल और अविनाश फिर से बाहर कुर्सियाँ और मेज़ डाले नाश्ता कर रहे हैं। अविनाश सोहनलाल को बीती रात की पूरी कहानी बताता है। सोहनलाल, आपके साथ भी शुरू हो गया रूपा का मौत का खेल? अविनाश, फालतू बकवास मत करो, कोई मौत का खेल नहीं है। कोई तो है जो चाहता है कि इसी तरह पुलिस के दिल में भूतों का डर बना रहे और वो अपने इलीगल काम ऐसे ही मज़े से करता रहे। सोहनलाल, पिछले वाले साहब भी आपकी तरह ही बातें करते थे, उनको भी बिल्कुल डर नहीं लगता था, पर कुछ दिन बाद उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, कुछ अजीब सी आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। कहते थे ऐसा लगता है कोई बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में, इतनी तकलीफ कि वो मरना चाहता है पर मौत उसको तरसा रही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से जाना भी चाहा, पर वो आवाज़ें उनको कहीं जाने नहीं देती थी।
जैसे ही वो इस गांव से बाहर जाने की कोशिश करते थे तो आवाज़ें इतनी तेज़ हो जाती कि उनको लगता था कि उनके कान फट जाएंगे। इसलिए वापस वो थाने में आ जाते। उन्होंने अपने परिवार को इस सब के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सुनकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे और कहीं उनको भी ये आवाज़ें न सुनाई देने लगें। वो पागल से होने लगे थे। आपके कमरे में जो कुर्सी पड़ी है उन्होंने बाहर निकलवा दी थी। उनका कहना था कि रात को जब उनकी आंख खुलती है तो कोई उस कुर्सी पर बैठा होता है। वो कोशिश करते हैं उठने की पर वो उठ नहीं पाते और कुर्सी पर बैठा इंसान उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता है। फिर मरने से कुछ दिन पहले उनको लाशें दिखाई देने लगी थी। हर जगह लाश। मैं उनका खाना लाकर टेबल पर रखता था तो चिल्ला पड़ते थे, कहते थे ये क्या किया तुमने, लाश के ऊपर खाना रख दिया। जब चलते थे तो बहुत संभाल संभाल कर पैर रखते थे, जैसे ज़मीन पर पाँव रखने की जगह ही ना हो। कहते थे ज़मीन पर हर जगह लाशें पड़ी हैं। फिर जिस दिन उनकी मौत हुई उससे पहले रात को तकरीबन 2 बजे उनका मुझे फ़ोन आया। बहुत ही घबराए हुए थे। कह रहे थे वो कुर्सी वाला आदमी उनके कमरे की छत पर उल्टा लटका है। वो कह रहे थे कि वो उन्हें मार देगा। वो वहाँ से भागना चाह रहे थे पर कह रहे थे कि मुझसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। गिड़गिड़ाकर मुझसे दरवाज़ा खोलने की विनती कर रहे थे। अविनाश, तो तुम आए दरवाज़ा खोलने? सोहनलाल, उनके कमरे में दरवाज़ा था ही नहीं। उस वक्त आपका ये कमरा नया ही बना था, इसमें तब तक दरवाज़ा लगा ही नहीं था। और फिर जब मैं सुबह आया तो यहीं आपकी जगह उनकी लाश पड़ी थी। कट टू अविनाश अपने कमरे में टहलते हुए फ़ोन पर अपने दोस्त रवि से बात कर रहा है। रवि ऑन फोन। यार अविनाश, तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तू भूतों की हकीकत जानता नहीं है क्या? तू भूल गया कैसे मैं सफ़ेद चादर ओढ़ के तेरे कंधे पर बैठ के खिड़की से झांकते हुए अपने लैंडलॉर्ड को डराया करता था? अविनाश, रवि वो सब लड़कपन का मजाक था, पर यहाँ मैटर सीरियस है। रवि, यार लड़कपन तो तेरे लिए था क्योंकि तू हकीकत जानता था, और अपने लैंडलॉर्ड के लिए वो मैटर भी बहुत सीरियस था। तुझे याद नहीं कैसे पीर बाबाओं के चक्कर में पड़ गया था बेचारा? और बाबा भी एक से बढ़ के एक। हमारे सामने ही कहते थे कि तुम्हारे घर में बुरी शक्तियों का साया है। उनको ये नहीं पता था कि बुरी शक्तियाँ उनके सामने ही खड़ी हैं। दोनों जोर से हंसते हैं। अविनाश, हाँ यार तू सही कह रहा है, भूत भूत कुछ नहीं होते। ज़रूर कोई मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहता है। कट टू अविनाश सोने जा रहा है। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद बड़ा सा ताला डाल देता है। उसके बाद दरवाजे के आगे कुर्सी और टेबल रख देता है ताकि दरवाज़ा ना खुल सके। अविनाश दरवाजे को देखते हुए सो जाता है। किसी के कर्राने की आवाज़ है जिससे अविनाश की आंख खुल जाती है। अविनाश उठकर बैठता है। आवाज़ आना बंद हो जाती है। अविनाश फिर से सोने के लिए लेटता है। जैसे ही अविनाश चादर ओढ़ता है फिर से बाहर से रोने की दर्दनाक आवाज़ आती है। अविनाश उठीले से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला होता है जोर से दरवाज़ा खटकता है। अविनाश हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बाहर कोई नहीं है। दूर दूर तक सन्नाटा। कट्टू अविनाश सोहनलाल के साथ बैठा नाश्ता कर रहा है। सोहनलाल, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है वक्त खुद को दोहरा रहा है। पिछले साहब के साथ भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था और वो भी बिल्कुल आपकी तरह अंत तक अपनी जिद पर अड़े रहे कि भूत नहीं होते हैं, जब तक उन्हें भूतों ने मौत के घाट नहीं उतार दिया। कट्टू आधी रात का वक्त है। अविनाश सोने की तैयारी करता है। अविनाश सोने से पहले दरवाज़ा बंद करने जाता है, फिर कुछ सोचता है और दरवाज़ा पूरा खोल के छोड़ देता है। अविनाश, जब दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा तो रात को खटखट कैसे होगा? चलो आज बाहर की ताज़ी हवा लेते हुए सोएंगे। अविनाश पलंग पर जाकर लेट जाता है। बीच रात में अविनाश की आंख खुलती है। वो देखता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अविनाश चैन की सांस लेते हुए मुस्कुराता है और उठकर खुले हुए दरवाजे से बाहर झाँक कर देखता है। बाहर भी सब कुछ नॉर्मल है। अविनाश मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, फालतू में ये सब डरते रहते हैं। ये कहते हुए अविनाश पलंग पर लेटने ही वाला होता है कि उसे महसूस होता है कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे दिखता है कि कुर्सी पर एक भयानक शक्ल वाला इंसान बैठा है। उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अविनाश चिल्लाना चाहता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा है। अविनाश अपना सीना जोर से पकड़ता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। कट टू, सोहनलाल और मोहनलाल दोनों खड़े हैं। अविनाश की बॉडी ज़मीन पर पड़ी है। सोहनलाल, कितना समझाया था पर अपनी जिद के आगे हमारी एक नहीं चलने दी। आखिर तक कहते रहे कि भूत वूत कुछ नहीं होते। अब देखो बेचारे खुद भूत बन गए। अविनाश का फ्रेंड रवि बाहर से आवाज़ लगाता है, कोई है? आवाज़ सुनकर सोहनलाल बाहर जाता है। सोहनलाल, तुम कौन? रवि, मैं यहाँ के थाना प्रभारी अविनाश साहब का जिगरी दोस्त हूँ। साहब कहाँ हैं? बुलाओ ज़रा। कट टू, अविनाश की लाश पड़ी हुई है। सोहन, मोहन और रवि खड़े हैं। रवि आंखों में आंसू लिए कहता है, काश मैं पहले आ जाता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। रवि आगे कहता है, सोहनलाल जी, एम्बुलेंस बुला दीजिए प्लीज़। मैं अपने दोस्त का क्रियाक्रम उसके घर जाकर ही करूँगा। कट टू, अविनाश की बॉडी एम्बुलेंस में रखी है। रवि उसके बगल में बैठा है। रवि एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद करता है और एम्बुलेंस चली जाती है। कट टू, रात का समय है। सोहनलाल अविनाश के कमरे में सोने जा रहा है। पलंग पर अविनाश का तकिया देखते हुए सोहनलाल कहता है, आदमी चला जाता है और तकिया पीछे छोड़ जाता है। इस तकिए पर बड़ा आराम मिलता था साहब को। अपने घर से लेकर आए थे इतनी दूर। चलो आज प्रभारी जी के तकिए पर सोकर देखते हैं कैसी नींद आती है। सोहनलाल ये कहकर अविनाश के बिस्तर पर सो जाता है। आधी रात को अचानक बर्तन गिरने से सोहनलाल की आंख खुलती है। सोहनलाल उठता है और बर्तन उठाते हुए कहता है, प्रभारी साहब मर चुके हैं, अब काहे गिर रहे हो? बर्तन रखकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए सोहनलाल महसूस करता है कि कोई खिड़की से झांक रहा है। सोहनलाल खिड़की की ओर बढ़ता है और झांकने वाला ही होता है कि जोर से दरवाज़ा खटकता है। सोहनलाल, कौन है? कौन है वहाँ? अरे भाई, हम प्रभारी नहीं हैं। इस थाने के प्रभारी साहब की तो कल रात ही मौत हो गई। हम तो हवलदार सोहनलाल हैं। दरवाज़ा और ज़ोर से खटकने लगता है। सोहनलाल हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही सोहनलाल दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। सोहनलाल कमरे में वापस आता है और देखता है कोई कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है। सोहनलाल धीरे धीरे डरते हुए कुर्सी की ओर बढ़ता है। कुर्सी घूमती है और कुर्सी पर बैठा आदमी सोहनलाल को देखकर मुस्कुराता है। सोहनलाल डरकर कमरे से बाहर भागता है। सोहनलाल कमरे के बाहर कदम रखता ही है, वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो देखता है कि कमरे के बाहर अविनाश की लाश खड़ी हुई है। सोहनलाल बेहोश हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी, पर यकीन करिए दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। नेक्स्ट पार्ट, जो कि स्टोरी का फाइनल पार्ट है, उसमें आपको डर और कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा। ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में।